करते हुए साथियों ने जो विषय दिया गया था उस पर अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो बहुत ही जिम्मेदार साथियों ने एक आशंका व्यक्त की। एक माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव गौरी प्रसाद उपासक साहब ने, एक आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी ने, और वो आशंका है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं सभी साथी जुड़े साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 10 वर्ष तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी जरूरत क्या है, इसी विषय पर पूरे देश में प्रशिक्षण कैडर कैंप आयोजित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने, हमारे आदरणीय बाबूजी राम अशोकायन जी ने, एडवोकेट जी ने और दूसरे साथियों ने पिछले करीब 10 वर्ष तक 2007 से 2013, 14, 15 तक इसी विषय पे कैडर कैंप होते थे। तो जो पुराने साथी जुड़े हैं उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य यानी कि कॉन्सेप्ट मालूम है। अभी आदरणीय बाबूजी थोड़ा लेट जुड़े हैं, उपासक जी भी लेट जुड़े हैं और कुछ और साथी भी नए जुड़े हैं। तो इसके लिए अगले रविवार को 14 मई होगी, इस दिन रविवार होगा। मैं तो एक प्रोग्राम में हूँ मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, बौद्धों की यूनिवर्सिटी है, वो उसके जो ऑनर है मालिक वो बुद्धिस्ट हैं और उन्होंने वहाँ एक विपश्यना केंद्र बनाया है, तो उसका उद्घाटन है। तो मैं तो सुबह से उद्घाटन है उनका 10 बजे से, तो मैं उस प्रोग्राम में रहूंगा। लेकिन हमारे दो आदरणीय आपका सर वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है। नहीं सर, अच्छा आ रहा है, आपको क्लियर नहीं आ रहा हो सर, क्लियर आ रहा है सबको। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का 14 मई को रहेगा और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का बादल सिंह बौद्ध साहब का रहेगा। आज वो नहीं जुड़े हैं क्योंकि आज भोपाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम है, उसमें गए हुए हैं। तो क्लियर दोबारा से वो कर देंगे क्योंकि नए साथी जुड़े हैं और मैं भी जरूरत ये महसूस कर रहा था कि बहुत सारे साथी नए जुड़े हैं, तो एक बार उनके संज्ञान में भी आना चाहिए। अच्छी बात है, ये हम लोग करेंगे। दूसरा क्या है कि सदस्यता अभियान चलाना चाहिए, ये भी सुझाव हमारे साथियों का आया है, बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन सदस्यता अभियान चलाएगा कौन, ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम पिछले कई लंबे समय से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5-5 लोगों को, 5-5 साथियों को ट्रेंड किया जाए, उनको कैटेगराइज किया जाए, फिर वो आगे चल के अपने महानगर में 5 लोगों को कैटेगराइज करें, विधानसभा में 5 लोगों को कैटेगराइज करें, ब्लॉक लेवल पे 5 लोगों को कैटेगराइज करें, और जो कैटेगराइज हो जाएं, जिनको मकसद समझ में आ जाए, मिशन समझ में आ जाए, वह साथी फिर सदस्यता के माध्यम से तो समाज को जोड़ने का काम करें। सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन काम कौन करेगा? जैसे हम किसी की दावत करते हैं और हम कहते हैं साहब रसगुल्ला बनना चाहिए दावत में, तो रसगुल्ला में जो मटेरियल लगने वाला है उसकी भी जरूरत है ना। ठीक इसी तरह से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जो मैंने एक शब्द आपके बीच में रखा था, संवेदनशील कार्यकर्ता की जरूरत है, जो संवेदनशील हो, चिंतित हो, फिक्रमंद हो, उसको चिंता हो मुझे ये काम करना है, ये काम हम लोगों को करना है।
खुशी की बात है, अभी जो 25 जून को दिल्ली स्टेट का प्रोग्राम है, मेरी कल बात हो गई थी माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब से, हमारे DSS के कमांडर हमारे युवा नेता योगेश गौतम साहब से। वहाँ 70 विधानसभा है, तो 70 विधानसभा में आपको एक विधानसभा से 10-10 लोगों की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। देखिए, जो RVM का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है संपूर्ण भारत को तैयार करना। बुद्ध का, बाबा साहब का, संत गुरुओं का ये जो आंदोलन है, जो वैचारिक क्रांति है, जो सांस्कृतिक क्रांति है, ये सिस्टम से चलनी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से चलनी चाहिए। तो योजना का पहला भाग क्या है? योजना का पहला भाग है 37 राज्य, 768 जिले, यानी 37 राज्यों में भी हमारी एक्टिव यूनिट हो। उस एक्टिव यूनिट के माध्यम से फिर उसमें उसके अंतर्गत आने वाली कमिश्नरी, उसके अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट, जिला, उसके अंतर्गत आने वाले शहर, तहसील, ब्लॉक, विधानसभा और ग्राम पंचायत तक पहुंचने का उद्देश्य है। तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी कहां से? सबसे पहले हमको एक अच्छे 10 वर्कर, अच्छे 10 संवेदनशील कार्यकर्ता स्टेट में तैयार करने, राज्य में तैयार करने। उसके बाद जिन राज्यों में कमिश्नरी है, संभाग है, तो 10 कार्यकर्ता हमको संवेदनशील उस कमिश्नरी में तैयार करने, उनकी मदद लेकर, उनके सहयोग से फिर प्रत्येक जिले में 5 हमको संवेदनशील कार्यकर्ता तैयार करने। जब जिले में हो जाएं, तो जिले के बाद फिर हमको तो महानगर, तहसील और विधानसभा और ब्लॉक तक पहुंचना है। तो क्रमबद्ध तरीके से हमें ये काम करना, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे भी जोगेंद्र नाथ सरकार साहब ने अपनी रिपोर्ट में रखा कि उनके जितने भी जिले हैं, 20-22 जिले हैं उनके पश्चिम बंगाल में, सभी में 5-5 की टीम तैयार हो गई है। टीम तैयार हो गई है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब इस टीम की परेड होनी चाहिए। परेड कराए बगैर टीम का टेस्ट नहीं होगा, उसकी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा मीन्स जो हमने 5-5 योद्धा तैयार किए हैं इस युद्ध के लिए, वैचारिक युद्ध के लिए, क्या वो हार्ड मास के हैं? उनके अंदर खून, मांस, हाड़ है, या मट्टी के मटूलने हैं? तो वो चेक कैसे होगा? हम एक मटका भी बाजार में लेने जाते हैं तो हमारी माता बहनें उसको भी ठोक बजा के देखती है कि टूटा तो नहीं है। कई तो पानी भी साथ ले जाती हैं, डोलची में पानी डाल के देखती है कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। तो इसी तरह से जो हमने 5-5 लोग या जो भी लोग तैयार किए हैं, उनकी परेड होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य स्तरीय आप 3 दिन का प्रशिक्षण रख लीजिए, 2 दिन का रख लीजिए, और आप कमजोर अवस्था में हैं तो कम से कम 1 दिन का जरूर रख लीजिए। तो ये टेस्ट हो जाएगा कि भाई जो 5 लोग जिम्मेवार आपने डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, ये मैं जोगेंद्र नाथ सरकार साहब का नाम लेके बोल रहा हूँ, लेकिन सबके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचना ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए है, ये पूरे देश के लिए है। अभी हमारे डॉक्टर वीरेंद्र साहब ने बताया, जो झारखंड से हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी बताया हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में तैयारी की है। मेरी उनसे फोन से भी बात हुई थी कि भाई इन सबकी परेड रांची में कराइए। झारखंड की राजधानी है रांची, तो रांची में उसकी परेड कराइए। अभी मैं कल ही लौटा हूँ भोपाल से, एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय DP गोलिया साहब, उनको भी मैंने कहा है कि भाई आप प्लानिंग करके तो उनकी परेड कराइए। तो परेड करने से क्या होगा कि वो जब आएंगे तो पता चलेगा
कि वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, उनमें भाग दौड़ करने की क्षमता है कि नहीं है, वो अपना घर बार छोड़ के जा सकते कि नहीं जा सकते हैं। पहली ये परीक्षा हो जाएगी। दूसरी परीक्षा, जब वो वहां बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा, ब्रेन वॉश करने का मौका मिलेगा हमारे साथियों को, उनको सीखने का मौका मिलेगा। 2 दिन बैठेंगे तब भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, और 2 दिन नहीं बैठ पाते हैं, एक ही दिन बैठते हैं, तो एक ही दिन में भी वो कम से कम जो ग्रास रूट का हमारा प्रोग्राम है, जो कॉन्सेप्ट है आरवीएम का, कम से कम उसको जान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आपको करने हैं, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दूसरा है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग फिर सदस्यता को आगे चलाएंगे। ठीक, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि 5-5 साथी जिलेवार, डिस्ट्रिक्ट वार हमको तैयार करना बहुत जरूरी है, और सिस्टम से काम होना चाहिए। काम कोई व्यक्ति ना करे, सिस्टम काम करे। देखिए, आज हम जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जिस असमानता के खिलाफ आपको हमको लड़ना है या हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहां व्यक्ति केवल ऑपरेट करता है, वहां का व्यक्ति केवल ऑपरेट करता है, उनका सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली स्वयं संचालित है, अपने आप चलता है, अपने आप चलता है, अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। उनके जो मालिक लोग हैं, जो सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं, टिकाए रखना चाहते हैं, वो केवल उसको ऑपरेट करते हैं। जहां जहां कमजोरी महसूस करते हैं वहां उसको ताकत देते हैं, पावर देते हैं। लेकिन हमारा जो बुद्ध का मूवमेंट है या बाबा साहब महापुरुषों का मूवमेंट है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये स्वयं संचालित नहीं है, ये केवल व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है और व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। जब वो व्यक्ति नहीं रहता, वो महान पुरुष नहीं रहता, तो धीरे धीरे करके वो मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसको स्वयं संचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाना चाहते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे हमने कहा कि भाई बुद्ध पूर्णिमा को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए लोग कुछ धम्मदान करें। तो बाबूजी राजाराम आनंद जी का नोट नहीं है, तो जितनों ने भी धम्मदान किया है, कृपया करके वो एक बार सेंटर ऑफिस में फोन करके जरूर नोट करा। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, इससे 2 साल पहले भी हमने ऐसी अपील की थी बुद्ध पूर्णिमा की, तो वो उस अपील में हमको 84,000 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ था, 84,000 का। और इस बार केवल मात्र 18-19,000 या 2-3 हजार और लोगों के होंगे, तो 20-25 हजार होगा। तो हम ये क्यों चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि चलिए एक ऐसी परंपरा बने, ऐसा लोगों में चाहत पैदा हो जाए कि कम से कम 2-3 महीने का सेंटर ऑफिस का जो खर्चा है वो एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा से ही निकल जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाए। दान हमें करना ही है, तो लेकिन उसमें सफलता जिस उद्देश्य के साथ मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं, होगा निश्चित रूप से। तो मैं आपका जो खास सब ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, काम को हमको समयबद्ध तरीके से करना है। समयबद्ध यानी प्रत्येक जिले में हर रविवार को हमारी कहीं ना कहीं मीटिंग होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए, लिख लीजिए, किसी गांव में, किसी तहसील में, किसी नगर में जरूर होनी चाहिए। एक बैठक अलग अलग लोग लगाए तो बहुत अच्छा। अगर किसी जिले में 10 विधानसभा है तो 10 विधानसभा के लोग अलग अलग मीटिंग लगाएं, 2 दरी लगा लें, बाबा साहब बुद्ध की तस्वीर लगा ले, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की तस्वीर लगा ले, मोमबत्ती अगरबत्ती लगा ले, 10 लोग बैठे, 15 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, चर्चा करें। चर्चा जो मैंने कहा था ना, संवेदनशील होकर बुद्ध, साहू, फूले, अंबेडकर की विचारधारा को हमको मुख्य चर्चा के केंद्र में लाना है, चर्चा के केंद्र में लाना, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग करें।
दूसरा, प्रत्येक महीने को उस जिले की बैठक होनी चाहिए। कम से कम 25, 30, 40 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो बैठक का विषय हो पिछले महीने के कार्य की समीक्षा। पिछले महीने हमने क्या किया, कितनी बैठकें की, कितनी धम्मगोष्ठी की, कितनी विचार गोष्ठी की और कितने सदस्य हमने बनाए, उसकी समीक्षा पहला विषय। दूसरा विषय, अगले महीने में हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम करना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी योजना क्या है। ये मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये नई बात नहीं है, ये मान्यवर काशीराम साहब का फार्मूला है। मैं इस फार्मूले में सहभागी रहा हूं। हमारे बांध सेफ के साथी होते थे आगरा में 1980 से, तो 4, 5, 7 लोग थे, वो ज्यादा लोग नहीं थे। अधिकतम संख्या उनकी 12 तक गई, केवल 12 तक पूरे जिले आगरा में। लेकिन वो पहले से जो उनकी छुट्टियां होती थी उन छुट्टियों का प्रोग्राम बनाते थे। 2 स्कूटर और 1 स्कूटर पर 2 साथी और 4 लोग, और बैग रखते थे साथ में, थैला रखते थे, थैला, और थैला में जो एक ब्लैक वोट होता है ना लपेटने वाला प्लास्टिक का, वो रखते थे, चौक रखते थे। और जहां भी गए, जिसके घर गए, पंचायती घर बैठे, पहले से टाइम दे देते थे। सुबह 6 बजे निकलते थे वो लोग, मैं भी उनके साथ निकलता था। और वही उन्होंने एक कीला ठोकी, कीला ठोकने के बाद उसको प्लास्टिक के बोर्ड को लगा दिया और उस पर 1585 का गणित समझाना शुरू कर दिया। शुरू कर देते थे 1585 का, किसका कितना भाग है, कितनी हिस्सेदारी है और उसको कौन खा रहा है। अर्थात उसका निष्कर्ष होता था दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। बाबा साहब का मिशन क्या था, फूले का मिशन क्या था, साहू का मिशन क्या था। तो इस तरह से वो लोग समझाना शुरू करते थे। और ये चलते चलते 1 दशक में, 10 वर्षों में ये विषय भारत में चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय मतलब हमें कितने लोग वोट देते हैं, सवाल इससे नहीं था। सवाल इससे था कि चर्चा कितने लोग करते हैं। तो चर्चा में ब्राह्मण भी चर्चा करता था कि भाई काशीराम को रोको, काशीराम की विचारधारा को रोको, ये बहुत खतरनाक विचारधारा है, ये पर्दाफाश कर रही है पूरा। जो हमारे ओबीसी के, एससी एसटी के लोग दूसरे दलों में थे, सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनके मुंह से बोले हुए शब्द मैं आपको बता रहा हूं। जब उनका अपमान होता था या उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता था तो उनके मुंह से भी शब्द निकलता था। क्या निकलता था? अरे यार, काशीराम बताते तो सही है, काशीराम सही बता रहे हैं, सत्यानाश तो देश का इन्हीं लोगों ने किया है। तो ये चर्चा का विषय बना, और चर्चा का विषय बना ये 90 तक। 10 वर्षों में ये चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर हो, भारत के कोने कोने में 1585 ये एक चर्चा का विषय बन गया। और चर्चा का विषय बन गया तो इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। देखिए उस वक्त के 14 राज्यों में हमारे सांसद विधायक जीते। आंध्रा में जीते, कर्नाटका में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, जम्मू कश्मीर में 4 जीते, मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते, उत्तर प्रदेश में जीते, उत्तराखंड में जीते, हरियाणा में जीते, दिल्ली में जीते, और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अर्थात भारत के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ये कैसे बनी? चर्चा के विषय से। और वो चर्चा का विषय जब पिछले 20 वर्षों से शिथिल हो गया है, मतलब हम उस पर तिखर होकर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन दबे स्वर में कर रहे हैं, धीमी धीमी गति से कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे, बुलंद आवाज में नहीं कर रहे। तो नतीजा ये हो रहा है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं।
ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये काम आरवीएम को करना होगा, आरवीएम को। अभी आगरा में मेयर का चुनाव हुआ है और खुशी है, मुझे लगता है इस बार हम मेयर जीत रहे हैं आगरा। वाल्मीकि समाज की हमारी एक पढ़ी लिखी पीएचडी जिस लड़की ने किया है, उसको टिकट दिया, लता वाल्मीकि को। और वाल्मीकि समाज ने मेरे को बुलाया, मुझसे कहा कि साहब आपके सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। मैंने पार्टी के लोगों को भी कहा कि भाई आप बार बार जाटव समाज का व्यक्ति लड़ाते हो, इस बार चेंज करो, चेंज करके लड़ाओ। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ना हो जाटव समाज भाग जाए। मैंने कहा जाटव समाज नहीं भागेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो हम लोग उसमें लगे, लेकिन मुझे देखने में मिला कि कई जगह जहां हमारे बस्ते बड़ी ताकत से लगते थे, बड़ी संख्या में हमको वोट पड़ता था, उन जगह पर भी हमारी वोटर लिस्ट कटी हुई थी। वोटर लिस्ट में हमारे लोगों के नाम नहीं थे। उन जगह पर भी हमारे एजेंट नहीं बने, हमारे बस्ते नहीं लगे। सारे लोग, जब मैं घूम रहा था वोट वाले दिन अपनी गाड़ी लेकर, तो कई जगह लोगों ने कहा अरे सर आपके समय तो ऐसा रहता था, साल भर पहले से ही एक्टिव हो जाते थे सारे लोग, पूरा कुछ करते थे, ये करते थे, वो करते थे। फिर मैंने पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने भाई ये शिकायतें क्यों मिल रही हैं? तो बोले सर लोग काम ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा काम क्यों नहीं करते हैं? तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ नेता लोग आ गए, राजनीति प्रवेश कर गई, राजनीति प्रवेश कर गई है, तो उनके अंदर एक समस्या पैदा हो गई है। और वो समस्या है, मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे टिकट मिलेगा तो मैं वोटर लिस्ट बढ़ाऊं, वोटर लिस्ट ठीक करूं, पैसा खर्च करूं। अब ये कंफ्यूज रहता है, भाई टिकट तो 10 दिन या 15 दिन, महीने भर पहले क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि आज हमें आरवीएम की ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन भी ग्रास रूट पे हमको चाहिए। ऐसा संगठन चाहिए जिसको टिकट नहीं चाहिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना, उसको समाज को शासन प्रशासन की मुख्य भागीदारी में शामिल कराना है। तो वैसा समाज जब हमारे पास होगा तो वो निस्वार्थी होगा, और निस्वार्थी होगा तो वो वोटर लिस्ट भी ठीक करेगा, भाईचारा भी ठीक करेगा, लोगों से संपर्क भी रखेगा। और यही काम आरएसएस करती है। आरएसएस वर्ष के 365 दिन काम करती है। मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ बहुत जबरदस्त काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और पूरा मुसलमान समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मुसलमानी क्षेत्रों में भी बीजेपी के बस्ते लगे हुए हैं। मुसलमानी क्षेत्रों में वो 1, 2, 3 आदमी को पकड़ लेते हैं, उसका माइंड मेकअप करते हैं, पता नहीं कौन सी गुट्ठी पिलाते हैं, कौन सी अफीम पिलाते हैं। वो इतना पूरा समाज विरोध में खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पैदा कर लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को भी एक बड़ी प्लानिंग से इसमें काम करना है। हम सेवक संघ के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। अभी समय बहुत हो गया है, मैं अपनी बात को अंत की ओर ले जा रहा हूं। धम्म सेवक की लिस्टें बनाइए और उम्र 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में सिलेक्शन करिए। 15 वर्ष से 40 वर्ष, अधिकतर आप 15-20 वर्ष के बच्चों की, 25 वर्ष के बच्चों तक की लिस्ट ज्यादा बनाइए, ठीक है? वो तैयार करिए, काम देखो करना पड़ेगा। फिर वही शब्द, संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। और जो आपको सूची दी गई है, 200 भारत के 200 लोगों का ये 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जम्मू कश्मीर में। हर राज्य में बता दिया गया है किस राज्य से कितने लोग जाने, और ये भी बता दिया गया है भाई उनका सिलेक्शन करके, उनकी लिस्ट बना के आप सेंटर ऑफिस को भेज दीजिए, नाम, उनका पता पूरा और उनका टेलीफोन नंबर, ठीक है? ये भेज दीजिए। लेकिन आप लोग नहीं भेज रहे हैं। फिर वही बात, गंभीर नहीं है, आप दिल पे लेके काम नहीं कर रहे। दिल पे लेके काम करिए, अभी समय है, भेज दीजिए।
200 लोग, जिस राज्य से भी जितने का लक्ष्य रखा गया है उतना भेज दीजिए। और 2024 में फरवरी में चुनाव होगा, फरवरी अप्रैल में। उससे पहले हमको आरवीएम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, जनमानस का प्रोग्राम, जन आधार का प्रोग्राम करना है। और ऐसा प्रोग्राम करना है जिसका संदेश संपूर्ण भारत में जाए, उसका प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़े और हम उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। एक कोई नई ताकत का निर्माण करने के लिए लोगों को प्रभावित कर सकें। और जो लोकतंत्र को खत्म करके संविधान को बदलना चाहते हैं, या जो एक विचारधारा, जो संकीर्ण विचारधारा है, जिस विचारधारा के कारण हजारों वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने पशुवत जीवन जिया है, उस विचारधारा के रंग में पूरे देश को जो लोग रंगना चाहते हैं, उसको हमें ब्रेक करना है, उसको हमें रोकना है। तो उसको रोकने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमें 26 नवंबर, यानी ये संविधान दिवस है और रविवार का दिन है, 26 नवंबर रविवार का दिन है, संविधान दिवस है। और उसका शीर्षक हमें रखना है संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में बौद्ध परिवार महासम्मेलन, बौद्ध परिवार महासम्मेलन, बौद्धों के जितने भी परिवार है पूरे देश में, उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी। और प्रोग्राम लगभग एक दिन का ही रखेंगे, क्योंकि हजारों लोग आएंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। तो उसको प्रोग्राम को रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अभी मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, हमें उसे आगरा में रखना चाहिए, क्योंकि आगरा में हमारे जिम्मेवार साथी हैं जो व्यवस्था देख लेंगे। और कनेक्टिविटी भी है पूरे देश भर की, पूरे देश से ट्रेनें आती हैं, ये सब हमको करना है। और 600 किलोमीटर का जो एरिया आगरा से होगा, आगरा से 600 किलोमीटर के एरिया से प्रत्येक विधानसभा से 2-2 बसें भर के आनी, 2-2 बसें प्रत्येक विधानसभा से। अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए हमको करना क्या। प्रत्येक विधानसभा से 200 बसें, 600 किलोमीटर का एरिया मैंने इसलिए कहा है कि 600 किलोमीटर के एरिया की दूरी से आप शाम को 10 बजे भी बस में चलेंगे तो आप सुबह 6-7 बजे तक आगरा आ जाएंगे, बड़े आराम से आप आगरा आ जाएंगे 6-7-8 बजे तक। तो आप उस प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं, बड़े भारी भीड़ के साथ, भारी दलबल के साथ। तो ये कार्यक्रम हमको करना है, ठीक है। इस पे मैंने आपको ये ओपन कर दिया आज। और इसमें हमको कम से कम 5000 धम्म सेवक चाहिए, यूथ चाहिए, अपने समाज के लड़के लड़कियां चाहिए जो यूनिफॉर्म में होंगे, जिन पर सीटी होगी, जिनके पास लाठियां होंगी। जिस ग्राउंड में ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, उस ग्राउंड को चारों तरफ से हमारे धम्म सेवक संघ के कार्यकर्ता उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। जहां जहां से बसों को आना होगा, उन सारे रूटों पर हमारे धम्म सेवक संघ के कार्यकर्ता होंगे, जिन पर सीटी होगी। और जो पंचशील का झंडा लगी हुई गाड़ियां देखेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर लगा हुआ देखेंगे, वो उनको रास्ता बताएंगे कि आपको इधर से जाना है, आपकी पार्किंग कहाँ होगी, क्योंकि अलग अलग पार्किंग करनी पड़ेगी। जिस रोड से आएंगे, 7-8 रोड कनेक्ट करते हैं आगरा को, तो 7-8 रोडों से जो लोग आने वाले हैं, तो उनकी 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पहले ही उनको वहां पर पार्किंग उनकी लगानी होगी, जहां गाड़ी उनकी पार्क हो जाए और वहां से जुलूस के रूप में लोग आए, जुलूस के रूप में लोग आए, ये सबको बनाना है। और जो दूसरे साथी हैं बाहर के राज्यों के, वो अपनी ट्रेनें अभी से बुक करा लेंगे, टिकटें करा लेंगे, और वो 2 दिन पहले आ जाएंगे, 3 दिन पहले आ जाएंगे, 2 दिन 3 दिन पहले आ जाएंगे। और हमारे आगरा में करीब 50 बुद्ध विहार हैं, अलग अलग बस्तियों में, मोहल्लों में।
तो हम उनको सभी बुद्ध विहारों में बांट देंगे कि भाई उड़ीसा के लोग इस बुद्ध विहार में रुकेंगे, जम्मू कश्मीर के यहाँ रुकेंगे, पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ रुकेंगे। वहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था, आलू पूड़ी सब्जी वहीं के लोकल लोग करेंगे, वहीं के जो कार्यकर्ता हैं, ये समाज के लोग हैं, वो करेंगे। और वहां वो 2 दिन 3 दिन उनको मोटिवेट भी करेंगे, लोकल लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। और बड़ा तामझाम के साथ ढोलक बैंड बाजा के साथ करीब 5 किलोमीटर के एरिया से आगरा शहर के लोग, हमारी बहनें माताएं पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगा के सब लोग उस सम्मेलन में भाग लेंगे, बौद्ध परिवार महासम्मेलन। तो इस हिसाब से बौद्धों का जो परिवार है पूरे भारतवर्ष में, उनका महासंगम होगा, ये विशाल महासंगम होगा। और जो देश को विघटन की ओर ले जा रहे हैं या जो देश को पुनः मनुस्मृति की ओर ले जा रहे हैं, उनको हमें रोकना है। और जो मानवतावादी समाज है, खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटीज में आने वाले मुस्लिम, इनको जगाना है। तो ये काम हम लोगों को करना है और इसके लिए आपको अभी से कमर कसनी है। सभी राज्यों के लोग आप अपनी जूम पे मीटिंगें शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दिन मतलब एक राज्य आप अपनी मीटिंग करिए। सप्ताह में एक मीटिंग आप पूरे स्टेट के कार्यकर्ताओं की करिए। चाहे अपनी ID बना लीजिए, अपना जूम अलॉट कर लीजिए, चाहे आप जो जूम फ्री वाला आता है 40 मिनट वाला, उस पर कर लीजिए, चाहे गूगल मीट है उस पर कर लीजिए। और सेंटर ऑफिस का खाली रहता है तो सेंटर ऑफिस के पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो एकदम चारों तरफ से, जैसे चीता आक्रमण करता है ना, जैसे शेर आक्रमण करता है, इस तरह से आक्रामक रूप में आ जाइए। सारे लोग आक्रामक रूप में आ जाइए और यही रूप हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। यही आक्रमण रूप बुद्ध फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को प्रभावित करेगा। हम पूरे देश में बुद्ध साहू फूले अंबेडकर, माननीय काशीराम, जो हमारे 150 महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा को मुख्य चर्चा में लाना चाहते हैं। भारत की मुख्य चर्चा का उसको विषय बिंदु बनाना चाहते हैं। तो ये काम हमको साथियों करना है। 11:30 बजे हैं। पुनः एक बार आपको बता दूं, प्रत्येक सप्ताह आपकी मीटिंगें होनी है। प्रत्येक 5 तारीख रख लीजिए महीने की, या 5 महीने का जो पहला संडे पड़ता है, रविवार पड़ता है, उस दिन आप लोग रख लीजिए। पूरे जिले की मीटिंग करिए, पूरे जिले की फिजिकली मीटिंग आप करिए। और इसी तरह से स्टेट की मीटिंग आप लोग करते रहिए। और नाम दीजिए मेंबरशिप चलाने के लिए। जिन जिन कार्यकर्ताओं को आप सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये कार्यकर्ता मेंबर बना सकते हैं, इसीलिए 25 की बुक रखी गई है। 100 की बुक नहीं रखी गई, 25 की रखी गई कि एक व्यक्ति अपने 3-4 लोगों की टीम बनाकर कम से कम 25 मेंबर बनाना शुरू कर दे। और उस मेंबरशिप का 70% भाग, 70% पैसा आप अपने राज्य में खर्च करिए, 30% आप सेंटर को भेजिए। क्योंकि वो बुक छपती है तो छपाई में भी खर्चा आता है, सेंटर ऑफिस चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग काम करिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अगले 14 मई को हमारे आदरणीय इंजीनियर केशव बौर साहब का और मास्टर बादल सिंह बौर साहब का संबोधन रहेगा। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे महेश्वर बौद्ध साहब से मैं चाहूंगा वो संचालन करें। और वो विषय जो साथियों का है कि कॉन्सेप्ट क्या है, RVM क्यों बनाई गई है, RVM पूरे देश में क्या करना चाहती है, ये विषय सब लोगों के बीच में रखा जाएगा। दूसरा जो एक पर्चा बनाया गया है सदस्य का, अभियान के साथ वो चलता है, सदस्य बनाने से पहले वो दिया जाता है, उसमें भी RVM के उद्देश्य लिखे हुए, स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं
तो वो पर्चे भी ज्यादा से ज्यादा आप उसका प्रारूप मंगा लीजिए। आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में उसकी 10-10, 20-20 हजार कॉपियां छपवा लीजिए और छपवा कर उसका फिर वितरण करिए, उसे बांटिए, जिससे लोग जान सके कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करना क्या चाहती है। और पुनः एक बार फिर छोटी सी अपील, 8-7 महीने का समय है। 8-7 महीने में अगर आप संविधान विरोधी ताकतों को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। समय है, पर्याप्त समय है। यदि हम संवेदनशील होकर अपने अंदर गंभीरता पैदा करके आज से ही काम करना शुरू कर देंगे तो आज भी हमने इतना नेटवर्क तैयार कर लिया है, आप लोगों ने इतना बना लिया है कि आप ऐसी विचारधारा के लोगों को इस देश की हुकूमत में आने से रोक सकते हैं। बहुत कम नहीं करना, उनको 2% कम करना है। 2% अगर उनका जो उनको जनादेश मिला है, जो समर्थन मिला है, 2% अगर आपने उनको माइनस कर दिया, 2% उनको कम कर दिया, तो वो 100-125 सीटों पे उलझ जाएंगे। लोकसभा की 100-125 सीटों पे वो उलझ जाएंगे, वो फिर सरकार में नहीं आ पाएंगे, और आ भी गए तो स्पष्ट बहुमत की सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो जब वो स्पष्ट बहुमत की सरकार में नहीं आ पाएंगे तो हमको 5 वर्ष का समय मिल जाएगा, और हमको 5 वर्ष का समय मिलेगा तो उस 5 वर्ष के समय में हम बड़े पैमाने पर फिर साहू फूले अम्बेडकर, बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर की विचारधारा का एक बड़े समाज का निर्माण कर लेंगे, एक बड़े समाज को तैयार कर लेंगे। फिर किसी की हिम्मत संविधान बदलने की, शब्द बोलने की भी नहीं होगी। ये मेरा आप लोगों से आज निवेदन है। आप लोगों ने काफी ध्यान से सुना। पुनः फिर मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, संवेदनशील होकर प्रत्येक दिन आपको काम करना है, प्रत्येक दिन आपको काम करना है। प्रत्येक दिन का अभ्यास करने से संसार में कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान न किया जा सकता। ये बुद्ध ने कहा। प्रत्येक दिन कोशिश करने से, प्रत्येक दिन कोशिश करने से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये पावर आपके हाथ में है, और ये पावर जब तक आपके हाथ में है तब तक ये संविधान लागू है। अगर ये संविधान डिस्टर्ब कर दिया, एक विचारधारा का राष्ट्र अगर घोषित हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, तो फिर आपसे ये पावर छीन लिया जाएगा, ये अधिकार आपका खत्म कर दिया जाएगा। फिर आप कुछ करने लायक नहीं बचोगे, बस सिर्फ पछताओगे कि जब हमारे पास अवसर था, हमारे पास मौका था, संविधान हमको सारे पावर ताकत देता था कुछ करने का, जब हम नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ी विडंबना को मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, अपने विचारों में व्यक्त किया है। पुनः फिर मैं अपील कर रहा हूँ, 365 दिन काम करना है। जो आपसे आग्रह किया जा रहा है, जो निवेदन किया जा रहा है, उसको दिल पे लीजिए, दिल पे लीजिए, संवेदनशील बनिए। और देखिए 10-10, 20-20 हजार रुपए का आप सेंटर ऑफिस को व्यक्तिगत रूप से भी मदद करें। अभी 4 लाख से ऊपर का तो 18 मार्च और 19 मार्च का आप लोगों पे बकाया। अगर एक कार्यक्रम में 4 लाख का, 3 लाख का नुकसान होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां से आप आंदोलन चला पाएंगे? आप लोगों के पास शेष है, पूरे देश के पास शेष है। अगर आप उसी को पूरा कर दें, आप आपस में 10-5 हजार रुपए इकट्ठा करके आप उसी को पूरा कर दें तो भी एक ताकत मिल सकती है। मैं एक बात केवल कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कुदरत ना करे हमारे पैर का एक्सीडेंट हो जाए हड्डी में, डॉक्टर आपसे क्या एक्सरा कराओ, एक्सरा करने के बाद बताएगा फ्रैक्चर आ गया है। अब इसमें स्टील के रॉड पड़ेगी, इसका ऑपरेशन होगा, और इसमें खर्चा है 1 लाख का। आप नहीं करेंगे? खर्चा नहीं करेंगे 1 लाख का? करेंगे ना? चाहे कर्जा लेके करें, चाहे अपने पास से करें, चाहे नाते रिश्तेदारों से लेके करें, आप अपने एक पैर को ठीक करने के लिए खर्चा करेंगे ना 1 लाख का, 50 हजार का, 80 हजार का, जो भी डॉक्टर बोलेगा, करेंगे ना?
तो जहां पूरी हमारे आने वाली जनरेशन को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है, पूरे लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, पूरे संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, उसके लिए नहीं करना चाहिए हमें। या तो समाज से लीजिए, समाज से नहीं ले पा रहे तो 10-10, 20-20 हजार रुपए का व्यक्तिगत रूप से आप करिए, जिससे सिस्टम से ये ऑफिस चले, सेंटर का ऑफिस